फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज एक बड़े विशेष मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने के लिए एक साथ एकत्र हुए हैं और आप लोगों को भी अपनी इस चर्चा में शामिल करने के लिए आपके साथ हैं। सभी कुछ आप लोगों ने देख लिया होगा कि अभी एक घटनाक्रम हुआ उपनल कर्मचारियों का, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे प्रयास करे। वो प्रयास एक स्तर तक सफल रहे और बहुत सारी चीजें अभी बाकी रह गई हैं जो कि हमारी मांगे थी, वो भी पूर्ण होनी चाहिए। पर आज का जो विषय है वो कुछ थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। सरकार सर्वशक्तिमान होती है राज्य के कल्याण के लिए, और उपनल के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, इनके हित के संबंध में सरकार के पास इतने सारे राइट्स हैं कि वो कभी भी इनको परमानेंट करने के लिए कोई भी नीति बना सकती है। बात असल ये आती है कि नियमितीकरण के लिए रास्ते कैसे खुले। होता है कि कोई नियम नहीं है, क्या रास्ते हैं, कैसे रास्ते बनाए जाए। तो एक इस चर्चा का जो मुख्य विषय है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि जो राज्य सरकार के सबसे बड़े अधिवक्ता होते हैं, यानी जो राज्य को अपनी हर प्रकार की जो भी कानूनी सलाहें होती हैं वो देते हैं, बाबुलकर साहब। उनका नाम मैं इसलिए ले दे रहा हूं क्योंकि वर्तमान में वही हैं और महाधिवक्ता होते हैं जो सरकार के सभी जो न्यायिक विधि है कैसे होना है, उसमें क्या निर्णय देने हैं, उनसे जो वो डिस्कस करते हैं उसमें वो निर्णय देते हैं। तो अभी वर्तमान में एक पत्र है जो कि हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिएगा। उस पत्र की जो मूल भावना है वो साधारण शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो राज्य के अधिवक्ता हैं बाबुलकर साहब, उन्होंने आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में एक पत्र, एक सलाह राज्य सरकार को दी। उसमें उन्होंने उनको ये सुझाया कि राज्य के पास वो सभी शक्तियां संविधान के तौर पर मौजूद हैं जिससे वो नल कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनको नियमित करने के रास्ते खोल सकते हैं, यानी वन टाइम सेटलमेंट उनका कर सकते हैं। एक उसी में उन्होंने जिक्र किया एक केस का जो झारखंड का है, जितेंद्र तिवारी के नाम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था राज्य को, यानी झारखंड स्टेट को, कि आप इनके वन टाइम सेटलमेंट का एक नियम बनाए और उनका नियमितीकरण करें। उमा देवी प्रकरण, यानी उमा देवी का जो कोर्ट केस है, उसमें भी इस बात को उल्लेख किया गया है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका वन टाइम सेटलमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जब सेवा अवधि बहुत लंबी हो चुकी होती है और अपना कार्य का अनुभव हो जाता है तो उनका नियमितीकरण किया जाना एक न्याय हित की बात है और वो होना ही चाहिए। तो राज्य सरकार के पास जब इतने सारे अधिकार हैं तो वो क्यों नहीं करती है? जब आपके विधिक सलाहकार आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना ही चाहिए, तो ये चीज होनी ही चाहिए। हम लोगों को हाई कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया था कि इनके लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जाना चाहिए, परंतु वो अभी तक नहीं हुआ। तो अब मुद्दा यही खड़ा होता है आके सामने हम लोगों के कि वर्तमान में हम तो राज्य के प्रति अपनी सारी श्रद्धा भावना सब कुछ समर्पित करते हैं, पर राज्य हमारे लिए क्यों नहीं सोच रहा है? सारे ऑप्शन है। ये सवाल मैं आप ही के स्तर पर छोड़ूंगा क्योंकि मेरा काम है कि आपको ये बता देना कि राज्य सरकार के पास सारे उपाय उपलब्ध हैं, चाहे वो अपना किसी भी तरीके से कर सकते हैं। राज्य के विधिक सलाहकार महाधिवक्ता बाबुलकर साहब ने भी उनको कह दिया है, कोर्ट भी कहती है, यानी हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि इन्हें वो करा जाए, नियमितीकरण के लिए वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के भी उदाहरण हमारे पास मौजूद है झारखंड स्टेट के तौर पे कि नियमितीकरण किया जा सकता है, वन टाइम सेटलमेंट किया जा सकता है। अभी फिलहाल में जो 2013 में नियमावली बनी थी नियमितीकरण की, वो भी खुल गई है। तो हमारे साथ में हमारे थपलियाल जी है। क्यों थपलियाल जी, अभी जैसे नियमितीकरण की जो नियमावली खुल गई है तो इसमें हमें भी लाभ मिलना चाहिए, आपका क्या कहना है? नमस्कार भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस नियमावली में हमें भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि सरकार के पास सभी विकल्प खुले हैं। और पहले उसमें 5 साल का था तो इन्होंने थोड़ा सा उसको रिलैक्सेशन दे दिया है, 5 साल और बढ़ा दिया है। तो जो 10 साल जिनको हो गए हैं वो इस नियमावली में आ सकते हैं। तो उसमें जो है सभी लोग हैं, तदर्थ हैं, संविदा वाले हैं, अंशकालिक है। तो हम ये चाहते हैं कि उपनल और आउटसोर्स वाले लोगों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि सरकार का भी ये न रहे कि हम कैसे करेंगे, उसके लिए भी रास्ता बन जाएगा। और जो चुनिंदा छूटे हुए हैं या जो आ सकते हैं इसकी परिधि के अंदर, जी जी, वो लिए जा सकते हैं। यानी विकल्प जो है सरकार के पास हर तरह के बहुत सारे खुले हुए हैं, नियमावली में भी, कोर्ट के माध्यम से भी, विधिक सलाहकारों के तौर पे भी। और भी कई ऐसे विकल्प हैं जो पहले भी हो चुके थे। जैसे कि मैं भाटिया जी से आग्रह करूंगा कि याद ही होगा भाटिया जी के एक टाइम पर हमारे जो कार्मिक के सचिव महोदय हैंकी जी थे, उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि उनको जितने भी लोगों को एक टाइम पीरियड हो चुका है उनको संविदा में ले लिया जाए
अगर तो क्या आपका क्या विचार है? जी, जी। वो जियो वापस खुल जाना चाहिए? जी हाँ, जो ये अरविंद सिंह हैंकी सर हैं, कार्मिक विभाग के सचिव, उन्होंने ये एक शासनादेश दिया था 16 दिसंबर 2016 को। 16 उसमें ये कहा था कि जो आउटसोर्स के कार्मिक हैं, जिन्हें 8 वर्ष हो गए हैं सेवा में, उन्हें विभागीय संविदा पे ले लिया जाए। उसके बाद उसी जियो में 27 दिसंबर 2016 को एक संशोधन किया गया कि जिन्हें 8 वर्ष की जगह 7 वर्ष, जिन्हें 7 वर्ष आउटसोर्स के की तरह कार्मिक के रूप में पूरे हो गए हैं, उन्हें विभागीय संविदा पे ले लिया जाए। 13-12-16 से। तो ये तो एक बड़ी अच्छी चीज थी। यानी देखिए, इन सब बातों से बात यही निकल के आती है कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को नियमित करने में सरकार के सामने कोई भी अड़चन वर्तमान में मौजूद नहीं है। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं मंशा की कमी है। उस मंशा को हमें जगाने के लिए शायद और प्रयास करने पड़ेंगे। उन प्रयासों में शायद हमारी ही कुछ कमियां रह गई होंगी, हम ऐसा मान लेते हैं। मगर आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने हर तरह से सहयोग करे हैं, चाहे वो रोड में आए, कोर्ट में आए, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं आए, उनसे ये आग्रह है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो इन विषयों पे कम से कम चर्चा तो करिए कि आपके भी जिंदगी का सवाल है और आपके भी नियमितीकरण का रास्ता इन्हीं सब माध्यमों से खुलेगा। तो हमारा तो काम है कि हम लोगों को चेताएं, उन्हें बताएं कि किस प्रकार से कितने सारे विकल्प राज्य सरकार के पास मौजूद हैं और हम जैसे लोग जितने भी उपनल के हैं, आउटसोर्सिंग के लोग हैं, उनके नियमितीकरण के रास्ते खुले हुए हैं। और मैं इसी क्रम में अब गोसाई जी से भी आग्रह करूंगा, क्या लगता है गोसाई जी इन सब चीजों के बारे में? आपका हम जो ये चर्चा चल रही है उसमें कुछ आप अपनी बात रखना चाहेंगे? नमस्कार। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि आपने जिक्र किया है बाबुलकर सर जी का। भाई क्यों नहीं, मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि क्यों नहीं कर सकती है राज्य सरकार, जब अन्य प्रदेश के अंदर राज्य सरकार अपने अपने इसी तरह की स्ट्रक्चर को वन टाइम सेटलमेंट के तहत कर सकती है, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं कर सकती? वो भी तब जब मुख्यमंत्री जी, हमारी एसएससी जो मुख्यमंत्री जी है वर्तमान में, ये जो विधायक थे धामी जी, उन्होंने खुद ही हमारी इसके संबंध में अपनी ये बातें कहती कि इनकी नियमावली बनाई जाए स्वच्छता भविष्य की, और एक ऐसा फ्रेमिंग तैयार की जाए जिससे कि कर्मचारियों के लिए कोई दिक्कतें न आए। लेकिन आज परिस्थिति इसके उल्टे में है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं है अगर हमारे जो मुख्यमंत्री जी इसको थोड़ा गौर से देखें, क्योंकि उनके सिनेरियो में ये बात कही है। हर कोई यही कह रहा है कि आपको वन टाइम सेटलमेंट करना चाहिए, या अन्य इसके अलावा कोई और माध्यम है तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी हाल ही में जो हमारी ये हड़ताल थी, हमने जो सचिव स्तर से जो जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात में सहमति वो की कि हम लोग एक समिति बनाएंगे, जिस समिति में हम लोग न्याय, कार्मिक, वित्त, सैनिक कल्याण और एक दो और जो है उनके सचिव के स्तर से हम बैठक रखेंगे और इस चर्चा को रखेंगे। इसमें हमने मेन जो मांग हमारी थी कि एक रास्ता हमने सुझाया था कि अधिसंख्या पद। अब अधिसंख्या पद मतलब ये है कि एक्स कैटेगरी की बात हम करते हैं कि भाई ठीक है, परमानेंट कर्मचारी की नियुक्ति हो रही है, वो अपने तरीके से आ रहे हैं, हम उसको नहीं कह रहे कि नहीं आए, वो आए, लेकिन जो कर्मचारी हमारे वर्तमान में उस जगह पे लगे हैं उनको भी ना छेड़ा जाए। उनकी जो नियुक्ति है वो 60 साल तक के लिए उनको भविष्य सुरक्षित किया जाए, जो सैलरी को फिलहाल मिल रही है उसी सैलरी पे, और इसके साथ हर साल महंगाई को देखते हुए जो अनुमन्य होगा वो उसमें 10% 15% जो भी होगा वो समय से उनको मिलता जाए। कम से कम हमारे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। हम ये कह रहे हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा मामला लंबित है, अगर उससे पहले ही अगर आप लोग कर्मचारियों को बाहर कर दोगे तो ये क्या न्याय हुआ? बिल्कुल। तो बस और इसी चीज में मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आज राज्य सरकार ने जो राज्य कर विभाग के आज शायद 168 लोगों को जो आज हटाए जाने का एक पत्र निर्गत हो गया है या उनको हटा दिया गया है, तो कहा यह जा रहा है कि जो नियमित कर्मचारी है उस पद पर आ गया है और वो क्योंकि उसका अधिकार है इसलिए इन लोगों को जाना पड़ेगा ये आउटसोर्सिंग के। तो मेरा एक सवाल है, और अगर राज्य कर के विभाग के जितने भी अगर साथी सुन रहे हो तो इस कृषि विभाग के या जिन विभागों से भी लोगों को इस तरीके के हटाने की कार्रवाई हो रही है, तो मेरा एक मत है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि आपने उस पद को उतने समय तक बचा के रखा, उस पद के अगेंस्ट या जैसे भी है उसको सजाया, संवारा, संजोया, और जब एक समय बीत गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो आज ये कहकर आपको हटा दिया गया क्योंकि आज एक नियमित कर्मचारी आ रहा है तो आपको हटना पड़ेगा। तो जब हम कभी इन बातों को कोर्ट में लेके जाते हैं तो कहा जाता है कि क्योंकि ये भाई समानता का एक अधिकार है। समानता के अधिकार का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता कि आप एक व्यक्ति जो पहले से ही उस काम को कर रहा है, दूसरा व्यक्ति माना कि एक चैनल से आ रहा है और उसको वहां रख दिया जाए। देखिए, अधिकार दोनों के ही हैं। उसका अधिकार जीवित हुआ आपके 15 साल के बाद और आपके पास वो अधिकार था 15 साल से पहले।
तो कहीं ना कहीं इसमें एक बारीक सा फर्क है, और उस फर्क को जानिए कि ये नहीं हुआ है कि वो उसी समय आया और आप भी उसी समय आए, तो वो तो होता समानता के अधिकार का हनन। आप पहले से ही उस पद को बैठे हुए थे, सजा रहे थे, संवार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो आपका भी एक अधिकार है, क्योंकि अब आपके जिंदगी का इतना समय ले लिया, वो कहाँ जाएगा? जो इतना लंबा चौड़ा आपने समय दे दिया वो कहाँ जाएगा? तो आपके तो अधिकारों का हनन हो गया। कहीं ना कहीं कोर्टों में या फिर जो हमारे अधिकारी हैं, जो सरकारें हैं, वो भी इस तरीके से शायद गलत निर्णय ले रही है कि नहीं आपका कोई अधिकार नहीं है और आपको जो है हटाया जा रहा है। 17 में जो है कुछ मुझे दिखाया है, मैं देख लेता हूँ। तो जो उनको हटाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि अधिकार उनका भी उतना ही बनता है, आप लोगों का भी उतना ही अधिकार है। तो यदि आप किसी भी माध्यम से कहीं पैरवी करें तो इस विषय को जरूर उठाएं कि हमने पहले से इस पद को सजाया, संवारा और हमने कम वेतन में काम किया। और एक सवाल और खड़ा हो जाता है, 27 अप्रैल 2018 का जो है इनका मुख्य सचिव महोदय का, उसमें लिखा है कि जो पद के सापेक्ष होगा वो पद पे काम करता रहेगा, यानी आउटसोर्सिंग का व्यक्ति भी पद के सापेक्ष है। यदि वो पद के सापेक्ष है तो आप लोगों को तो आज के समय में अपनी चढ़ाई कर देनी चाहिए सरकार के विरुद्ध। मैं सीधे सीधे कहता हूं कि आप अपने उच्च समय से लेकर और आज तक के समय का जो पद के सापेक्ष का वेतन है वो मांगिए, वो मांगना ही चाहिए। आपको हटाया जा रहा है ना, तो आप उस समय से लेकर अब तक का पद के सापेक्ष का वेतन मांगिए, क्योंकि आप पद के सापेक्ष है, तभी तो उस पद के सापेक्ष नियमित कर्मचारी आ रहा है। तो ये बड़ा खेद का विषय है। कुछ चीजों पे बस मेरा आपका ध्यान आकर्षित करने का मेरा मन था, वो मैंने कह दिया। तो आपकी लड़ाई में हम भी आपके साथ ही हैं, और आपको अपना युद्ध जहां भी जिस स्तर से भी लड़े, जम के लड़े, और हमारा जहां सहयोग होगा हम जरूर करेंगे। जनप्रतिनिधियों को तो सरकार के द्वारा जितने भी नियम बना लिए गए हैं हमें रोकने के लिए, हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए, वो सारे नियम जो है एक तरीके से संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि किसी का अधिकार रोकने के लिए आप नियम नहीं बना सकते। छोटे से उदाहरण के तौर पे कि सैलरी देने का डे फिक्सेशन ना होना, या आपकी जॉब से आपको हटाने के लिए तमाम तरीके के प्रपंच रच के उस तरीके के नियम बना लेना, ये सारे के ही सारे जितने भी नियम हैं ये संविधान के विरुद्ध है। अब बात ये आती है कि अब करें क्या? जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आपके कहीं ना कहीं घर के आसपास छोटे मोटे जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि या जो भी हों, उनसे आप रिक्वेस्ट करें और उनसे आग्रह करें कि इतने सारे जो बाबुलकर साहब के लेटर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और जो कि हाई कोर्ट के हमारे ऑर्डर है, इनका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो तो अपनी बात लेके आपके घर तक आ रहेंगे, तो आपके पास भी अवसर है कि उसी समय आप अपने पत्र तैयार रखें और उनके हाथ में थमा दें कि हमारी भी ये समस्याएं। तभी तो हमारी, अगर जनता ही नहीं बचेगी तो फिर किसका चुनाव और किसके लिए ये चुनाव, किसका कल्याण और किसका विकास? तो सारी चीजें आप ही के सामने है। हमारा काम था तथ्यों को रखना, विचार आपके ऊपर है और करना भी आप ही को है।